जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोस्पेक्टस स्टार्ट किया था, उस बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस किए थे। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। प्रेफरेंस शेयर को ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट होने से पहले वोटिंग राइट्स तो प्रेफरेंस शेयर वालों को ऑलरेडी मिले होंगे। मतलब कन्वर्ट जब करेंगे तो जाहिर है जब कन्वर्ट किए जाएंगे तो फिर उनके राइट्स भी ऑटोमेटिकली वेरी हो जाएंगे। वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले राइट्स की बजाय ऑर्डिनरी शेयर वाले राइट्स उनको मिल जाएंगे। ठीक, लेकिन जब वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे स्टिल उनके पास कुछ ना कुछ राइट्स होंगे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले। वो देखिए नॉर्मल रूल क्या है हमारा, सुन लीजिए। नॉर्मल रूल ये है कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के वोटिंग राइट्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स पे वोटिंग राइट्स नहीं होते, लेकिन ये नॉर्मल रूल है। एक्सेप्शनल केसेस में दोनों की उलट सिचुएशन पॉसिबल है। यानी मे भी ऑर्डिनरी शेयर की कोई क्लास हो उसके वोटिंग राइट्स ना हो, और मे भी प्रेफरेंस शेयर की कोई क्लास हो जैसे कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर है उनके वोटिंग राइट्स हो। तो नॉर्मल रूल में तो ऑर्डिनरी शेयर के वोटिंग राइट्स हैं, प्रेफरेंस के नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन इन दोनों की है। और कोई क्वेश्चन? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ये बैंक ही की तरह कंपनी होती है जो पैसों में डील करती है। देखिए हर वो कंपनी जो पैसे लेने देने ये काम करती हो, पैसे लेने देने वाला, और कोई प्रोडक्ट में डील नहीं करती, उसे कहते हैं फाइनेंस कंपनीज। इसमें एक तो होते हैं बैंक और होते हैं दूसरे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कौन सी होती है? मुदारबा कंपनी, लीजिंग कंपनी, इन्वेस्टमेंट बैंक, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन वगैरह वगैरह। ये भी आपको जैसे घर बनाना है कर्जा चाहिए वो देंगे। इन्वेस्टमेंट बैंक बिजनेस करना है उसके लिए कर्जा चाहिए तो वो आपको बैंक भी दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक भी दे सकते हैं। ठीक है, फर्क क्या होता है? बैंक आपका अकाउंट ओपन करते हैं, आपको चेक बुक देते हैं, लेकिन जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है ये भी आपको उधार दे रहे होते हैं, लेकिन ये आपके साथ रूटीन की ट्रांजैक्शन नहीं करते, ये आपका अकाउंट ओपन नहीं करते, चेक बुक नहीं देते। काम इनका भी वही है जो बैंक का है, कर्जे देना और उन पे इंटरेस्ट वगैरह लेना। लेकिन ये लोग आपको जो रूटीन नेचर की ट्रांजैक्शन, जो अकाउंट की ट्रांजैक्शन होती है जो टिपिकल बैंक के साथ हम करते हैं, अपना अकाउंट ओपन करते हैं, ये अकाउंट्स ओपनिंग वाला काम नहीं करते, चेक बुक इशू नहीं करते। हमारे सिलेबस की हद तक आपने सिर्फ इतना सोचना है कि बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एक ही तरह की हैं, ये भी बैंक ही की तरह होती हैं और उसी तरह काम करते हैं। सिर्फ इतना सोचना है, हमारे कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे इससे। सबसे हमने अपडेट की परमिशन लेनी हो और बहुत सारा इंफॉर्मेशन 60 डेज के अंदर अप्रूवल के अंदर हमने सबमिट करवानी है, किसी भी टाइम करवा। देखिए जब हमने प्रोस्पेक्टस इशू करवाना है तो उसकी अप्रूवल होनी चाहिए, शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करना उसकी भी अप्रूवल होनी चाहिए। ठीक है, फर्क सिर्फ ये होता है कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो है वो मल्टीपल ऑफर्स के लिए होता है और उसका एक स्पेसिफाइड पीरियड होता है, वो 6 महीने या साल जितने ऐसे में आपने वो ऑफरिंग करनी है। अगर शेल्फ प्रोस्पेक्टस के केस में आपको दूसरी या तीसरी दफा में जब ऑफर करने लगे हैं तब वो इंफॉर्मेशन चेंज हो गई जो प्रोस्पेक्टस की थी, तो आपने अपडेटेड इंफॉर्मेशन दी। अब याद रखिए इसके लिए भी आपको कमीशन से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, और कमीशन की अप्रूवल के बाद आप इसको इशू करेंगे, लेकिन ये तभी इशू नहीं करना जब इंफॉर्मेशन चेंज हो जाए, तब नहीं, जब आप नेक्स्ट ऑफरिंग कर रहे होंगे, नेक्स्ट ऑफरिंग, उस वक्त आपने अपडेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है इन्वेस्टर्स को। यानी फर्ज कीजिए मैंने मार्च में, जून में, सितंबर में और दिसंबर में इशू करने हैं, अब अप्रैल में इंफॉर्मेशन चेंज हुई मेरी, मैं अपडेटेड इंफॉर्मेशन क्या अप्रैल में इन्वेस्टर को दे दूं? नहीं, जब नेक्स्ट ऑफरिंग मैंने करनी है जून की, उस वक्त मैं इशू करूंगा। मतलब कि 30 दिन के बाद 30 दिन कहां से आ गए? अप्रैल से अगला मंथ। नहीं, जब भी मैंने इशू करना होगा उससे पहले कमीशन से अप्रूवल लूंगा और अप्रूवल के विद इन 60 डेज में इशू करूंगा, जो नॉर्मल रूल है। और भी क्वेश्चन? सप्लीमेंट की अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा? सप्लीमेंट की अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी, यस। सप्लीमेंट में भी तो डंडी मार सकते हैं आप, तो उसकी भी अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी। और कोई क्वेश्चन? चलिए आज के लेक्चर जी सर, जैसे कि प्रोस्पेक्ट हम इशू करते हैं वो किसी टाइम इशू कर सकते हैं, लेकिन फिर इधर लिखा हुआ है कि आप जो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है उससे पहले भी इशू कर सकते हैं। हाँ जी, लेकिन सर जो इन्वेस्टर है वो किस तरह इन्वेस्ट करेगा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को पढ़े बगैर? सर देखिए बगैर, इसका मतलब ये है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का कि हमारा मेन बिजनेस क्या है सर?
लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले भी आप प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकते हैं। इनका क्वेश्चन ये है, सर अभी तो बिजनेस कमेंस ही नहीं हुआ, तो इन्वेस्टर जो है वो कैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाएगा? उसे पता ही नहीं बिजनेस क्या है, क्या किया आपने, अच्छा किया बिजनेस या नहीं अच्छा किया, तो वो कैसे आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा? प्रैक्टिकली होता क्या है कि कोई भी कंपनी पहली दफा में लिस्टेड नहीं बन जाती। पहले वो प्राइवेट कंपनी का, तो जैसे बिजनेस ग्रो करते हैं ना, छोटा बड़ा, फिर उसके बाद तो प्राइवेट कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी जब ग्रो करती है तो फिर वो पब्लिक अनलिस्टेड में कन्वर्ट करवाते हैं। उस वक्त तक मार्केट को पता चल चुका होता है कि ये कंपनी है, डायरेक्टर्स है, इनकी परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। वो फिर अपने आप को कन्वर्ट करवाते हैं, प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट करवाएंगे, लिस्टिंग स्टेटस के लिए स्टॉक एक्सचेंज अप्लाई करेंगे। तो प्रोबेबली इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन्वेस्टर्स को पहले से पता होगा ये बिजनेस क्या करते हैं और डायरेक्टर्स कैसे लोग हैं, क्योंकि उन्होंने स्मॉल लेवल पे बिजनेस शुरू किया होगा, मार्केट में उनकी एग्जिस्टेंस होगी। लेकिन फर्ज कीजिए अगर कोई कंपनी पहली दफा आ गई और डायरेक्ट पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई और वो जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है, स्टिल जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी मार्केट में कोई ना कोई रेपुटेशन होती है, ठीक है। अगर उनकी मार्केट में अच्छी रेपुटेशन है, लोग इन्वेस्ट करेंगे, वरना फिर लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर डायरेक्टर भी नहीं है, कंपनी भी नहीं है, लोग फिर नॉर्मली इन्वेस्ट नहीं करते। फिर इस तरह की सिचुएशन में कंपनी क्या करती है भला? वो अंडर राइटर्स के पास जाती है। अंडर राइटर फिर गारंटी देते हैं कि आप इशू कीजिए शेयर्स को, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी नहीं होती बाकी के शेयर्स हम उठा लेंगे। अंडर राइटर का कंसेप्ट बताया हुआ ना आपको, तो वहां पे फिर अंडर राइटर काम आता है। और कोई क्वेश्चन? चलिए आज हम स्टडी करने जा रहे हैं प्रोसीजर फॉर इशुअंस ऑफ प्रॉस्पेक्टस। क्या आपने प्रॉस्पेक्टस इशू करना है, इसका प्रोसीजर क्या होगा? क्योंकि हमारा जो चैप्टर 14 का पार्ट ए था वो शेयर कैपिटल से रिलेट कर रहा था और पार्ट बी किससे रिलेट कर रहा है? प्रॉस्पेक्टस से। तो इसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉस्पेक्टस के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखे। आज के लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं कि प्रॉस्पेक्टस को इशू करना है तो क्या प्रोसीजर होगा, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मुझे बताइए, शेयर्स को इशू करना है, फर्दर शेयर इशू करने हैं, ये डिसीजन कौन करेगा? डायरेक्टर्स। सोच के बताइए, क्या जनरल मीटिंग की अप्रूवल की जरूरत होगी? इसका जवाब है नहीं। अगर तो जो फर्दर शेयर इशू कर रहे हैं वो ऑथोराइज शेयर कैपिटल की हद तक है तो जनरल मीटिंग की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अगर वो ऑथोराइज कैपिटल से इंक्रीज हो रहा है तो फिर जनरल मीटिंग की अप्रूवल, पहले वो अल्टरेशन करवाएंगे फिर उसके बाद शेयर इशू होगा। एग्जाम में अगर सिर्फ इतना कह देना कि शेयर्स को इशू किया जा रहा है तो आपने और मजीद कोई बात ना करें तो आपने समझ लेना है कि शेयर इशू किया जा रहा है ऑथोराइज कैपिटल की हद तक ही हो रहा है, उससे एक्सीड नहीं हो रहा। अगर एक्सीड हो रहा होता तो वो क्वेश्चन में बताता। जैसे आपको याद है क्वेश्चन में उसने हमें इंडिकेशन दे दी थी, उसने कहा क्लास ए और बी ऑलरेडी इशू हो चुके हैं, सी इशू कर रहे हैं लेकिन मेमोरेंडम में कोई नहीं है पावर ये कि क्लास सी इशू कर सके। तो हमें फौरन समझ लगे क्या कहना चाह रहा है कि मेमोरेंडम का जो ऑथोराइज कैपिटल क्लास है उसमें सफिशिएंट बैलेंस नहीं है कि फर्दर क्लास सी को इशू किया जाए। हमने कहा पहले मेमोरेंडम की ऑथोराइज कैपिटल क्लास को ऑर्डर करो। तो नॉर्मल हालात में अगर जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल से कम है बैलेंस तो डायरेक्टर्स ऑथोराइज शेयर कैपिटल की हद तक शेयर को इशू कर सकते हैं, खुद फैसला करेंगे अपनी मीटिंग में, मेंबर्स के अप्रूवल की जरूरत। तो हमारा प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। स्टेप नंबर 1, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया क्या कि शेयर इशू किए जाए। किसको? जनरल पब्लिक को। किसको? अच्छा, जनरल पब्लिक कहे या पब्लिक कहे एक ही बात है। जैसे मैं अवाम कहूं या आम अवाम कहूं वो एक ही बात है, ठीक है। बस वो जरा जोर देने के लिए आम अवाम कह दिया जाता है या जनरल पब्लिक है, वरना पब्लिक है जनरल पब्लिक है एक ही बात है। शेयर इशू करने हैं जनरल पब्लिक को तो प्रॉस्पेक्टस इशू करना है। क्या शेयर जनरल पब्लिक के अलावा भी किसी को इशू किए जा सकते हैं? एक पब्लिक कंपनी जनरल, देखिए प्राइवेट कंपनी तो सिर्फ फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर को शेयर इशू कर सकती है, ठीक है। पब्लिक ऑफरिंग तो नहीं कर सकती प्राइवेट कंपनी, लेकिन एक पब्लिक कंपनी पब्लिक ऑफरिंग भी कर सकती है। क्या वो जनरल पब्लिक के अलावा भी कुछ दूसरे लोगों को शेयर इशू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को, जिसे हम लॉ की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है।
प्राइवेट प्लेसमेंट या प्राइवेट इशू ऑफ शेयर्स। तो प्राइवेट, अच्छा यहां पे उसने कहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि शेयर इशू करने जनरल पब्लिक को। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं शेयर इशू करने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को, तो फिर क्या प्रोस्पेक्टस इशू होता? नहीं होता। क्या फिर प्रोस्पेक्टस की अप्रूवल होती? नहीं होती। क्या फिर अखबार में प्रोस्पेक्टस शाया करवाया जाता? नहीं करवाया जाता। क्यों? होता ही नहीं, तो बाकी की रिक्वायरमेंट्स तो सारी जीरो हो गई। तो यहां पे पहली चीज नोट कीजिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया है, जनरल मीटिंग ने नहीं, मेंबर्स ने नहीं। और दूसरा कि हमने जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करने हैं। अगली बात, इसके बाद फैसला हो गया, अब क्या होगा? प्रोस्पेक्टस बनाया जाएगा ना, कि प्रोस्पेक्टस के बगैर ही लोगों से कहा जाएगा आओ भाई पैसे जमा करवा दो। लोग कहेंगे भैया अपनी कंपनी के बारे में बताएं, इंट्रोडक्शन दीजिए, हिस्ट्री दीजिए, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दीजिए डिसीजन मेकिंग के लिए। आपसे क्यों मतलब पैसे मांगे कि मैंने अपने प्रोजेक्ट में लगाने हैं, आपको मुनाफा दूंगा। पूछेंगे तो सही भाई प्रोजेक्ट कौन सा है, किधर है, कौन सी दुकान है, क्या काम करते हो, आजकल उसके क्या हालात चल रहे हैं। इंफॉर्मेशन लेना इन्वेस्टर का हक है, तो उसे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए प्रिपेयर किया जाएगा क्या? प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर किया जाएगा। इस प्रोस्पेक्टस में क्या होगा? नेसेसरी इंफॉर्मेशन। किस चीज से रिलेटेड नेसेसरी इंफॉर्मेशन? डिसीजन मेकिंग के लिए, तो भैया इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। वो देखेंगे पास हिस्ट्री क्या, डायरेक्टर्स में कौन लोग शामिल है वगैरह वगैरह, बिजनेस क्या है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रोस्पेक्टस को प्रिपेयर कौन करेगा? कौन करेगा भाई? डायरेक्टर्स करेंगे, और कौन करेगा? क्या ऐसा पॉसिबल है कि प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करते हुए किसी टेक्निकल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़े? जैसे मतलब, जैसे कंपनी के खिलाफ जो लीगल केसेस है उनकी डिटेल लिखनी पड़े, उसके लिए किसी वकील की जरूरत पड़ सकती है। या अगर कंपनी ने किसी जगह पे प्रॉपर्टी खरीदी थी 100 मिलियन की, लेकिन अब उसकी वैल्यू हो गई 160 मिलियन, और कंपनी चाहती है प्रोस्पेक्टस में लिखे कि इसकी वैल्यू 160 मिलियन हो गया मार्केट वैल्यू, तो क्या किसी वैल्यूअर की हेल्प की जरूरत पड़ेगी जो ये सर्टिफाई करे कि ये मार्केट प्रॉपर्टी के मार्केट वैल्यू 160 मिलियन? तो समटाइम्स प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करते हुए किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। 2 एग्जांपल मैंने आपको दी, लॉयर की और वैल्यूअर की, और भी एग्जांपल हो सकते हैं। किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है, तो बताइए प्रोस्पेक्टस को प्रिपेयर करते हुए डायरेक्टर्स अपने साथ किसी एक्सपर्ट को भी इंगेज कर सकते हैं? फिर बताइए, अगर प्रोस्पेक्टस को प्रिपेयर करने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़े, तो क्या डायरेक्टर्स प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करते हुए उस एक्सपर्ट को भी इंगेज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर किया जाएगा, डायरेक्टर प्रिपेयर करेंगे, लेकिन जरूरत पड़ी तो किसी एक्सपर्ट को भी इंगेज करेंगे, और उसमें जितनी भी जरूरी इंफॉर्मेशन है वो प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड की जाएगी। इस जरूरी इंफॉर्मेशन क्या डायरेक्टर्स की अपनी मर्जी होगी कि जो इंफॉर्मेशन चाहे इंक्लूड कर ले, जो चाहे ना इंक्लूड करे? नहीं, उनकी अपनी मर्जी भी है, लेकिन कम अज कम वो इंफॉर्मेशन लाजमी इंक्लूड होगी जो स्पेसिफाइड है। किसने स्पेसिफाइड की है? एडिशनली अगर समझते हैं वो कोई मजीद इंफॉर्मेशन इंक्लूड होनी चाहिए, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब डायरेक्टर ने प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर कर दिया, तो बताइए डायरेक्ट जनरल पब्लिक को इश्यू कर देना चाहिए ना, जल्द से जल्द। क्यों नहीं इश्यू करना चाहिए भाई? हो सकता है उसमें झूठ बोल रहे हो सकता है जो केस हार रहे हैं वो डाले ही नहीं, और जो जीत रहे हैं वो डाल दिए। हो सकता है प्रॉपर्टी 10 जगह पे हो, जहां पे वैल्यू बढ़ी है वो लिख दिया, कम हुई है वो लिखा ही नहीं। भाई डंडी मार सकते हैं प्रोस्पेक्टस में। कमीशन ने क्या कहा कि भाई प्रोस्पेक्टस बनाने के बाद पहले मुझे जमा करवाओ और मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ लूं, मैं अप्रूव, जब मेरी तसल्ली हो जाएगी कि सारी इंफॉर्मेशन ठीक है, उसके बाद मैं इसको अप्रूव करूंगा, फिर जाके तुमने मेंबर्स इन्वेस्टर को इशू करना है, वरना प्रोस्पेक्टस इशू। बताइए कमीशन की ये रिक्वायरमेंट वैलिड है कि नहीं कि प्रोस्पेक्टस कमीशन से अप्रूव होना चाहिए? बिल्कुल है। और कंपनी ये कहे अच्छा ठीक है सर, एक कॉपी हम आपको देते हैं आज, और आज ही एक कॉपी अखबार में छपवाने के लिए भेज देते हैं। ऐसे होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए?
भाई पहले प्रोस्पेक्टस अप्रूव तो ले, कमीशन बढ़ तो ले, उसमें कमी पेशी है तो उसको एडजस्ट करवाने के लिए आपको कहेगा। तो कमीशन मांगता है 21 दिन। वो कहता है जब आपने फैसला, जब आपने किया हो ना डिसाइड कि हमने प्रोस्पेक्टस इशू करना है 25 अप्रैल को, तो आपने उससे 21 दिन पहले यानी तकरीबन 4 अप्रैल को मुझे प्रोस्पेक्टस जमा करवा देना, ताकि मेरे पास 3 हफ्ते हों, मैं उनको तसल्ली से पढ़ सकूं और देख सकूं आपने सारी इंफॉर्मेशन जो हमने रिक्वायर की थी वो इंक्लूड की है कि नहीं। तो अप्लाई किया जाएगा किसको? कमीशन को। किस लिए कमीशन को अप्लाई किया? कि भैया इसको अप्रूव कीजिए। कब अप्लाई किया जाएगा? 21 डेज बिफोर प्रपोज डेट ऑफ पब्लिकेशन। पब्लिकेशन से, पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस या इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस एक ही बात है। प्रोस्पेक्टस इश्यू करने से, प्रोस्पेक्टस पब्लिश करने से 21 दिन पहले किसको दिया जाएगा? कमीशन। किस लिए? अब आपके लॉ का इम्तिहान है कि आप लॉ सिर्फ रट्टा लगा रहे हैं, कोई कुछ समझ में रहे हैं। बताइए क्या हर केस में जब शेयर इशू किए जाएंगे तो प्रोस्पेक्टस बनाया जाएगा और उसकी अप्रूवल ली जाएगी? कि कुछ केसेस ऐसे हैं कि जब शेयर तो इशू किए जाएंगे लेकिन प्रोस्पेक्टस की अप्रूवल नहीं ली जाएगी, बल्कि हो सकता है अप्रूवल दूर की बात प्रोस्पेक्टस बनाया ही ना जाए। भाई कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि वो कौन सी सिचुएशन है जब शेयर तो इशू किए जाएंगे, प्रोस्पेक्टस नहीं बनाया जाएगा, उसकी अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है? बताइए। राइट इशू, हाँ राइट इशू और बोनस इशू। अच्छा ठहर जाए, शेयर्स ऑफर टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स, यही होता है ना राइट इशू? राइट इशू और बोनस इशू। बोनस शेयर इशू करने हैं फिर भी उसके लिए, क्योंकि जनरल पब्लिक को थोड़ी कह रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कह रहे हैं। बाज़ औक़ात एम्प्लॉइज को भी कहा जाता है। कंपनी जो बड़ी चालाक होती हैं वो चाहती हैं कि उनके एम्प्लॉइज उन्हें छोड़ के ना जाए गए, तो वो इस तरह की स्कीम रखती है, जो एम्प्लॉइज 20 साल तक हमारे साथ काम करेंगे, 20 साल के बाद उन्हें एम्प्लॉय की बजाय कंपनी का मालिक बना दिया जाएगा। लोग 20 साल काम करते हैं, उसके बाद कहते हैं हमें मालिक बना दो। अब वो कहते हैं अच्छा जो हमारे 10 करोड़ शेयर्स हैं उनमें से 5 शेयर्स आपको लॉट किए जाते हैं, चलो मालिक बन गए। भाई मालिक तो 1 शेयर पे भी बन जाता है। तो इस तरह की कोई स्कीम रखी होती है। अब मुझे बताइए जब इसको 10 शेयर 5 शेयर लॉट करने हैं, प्रोस्पेक्टस इशू किया जाएगा क्या? क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि जनरल पब्लिक को थोड़ी ऑफर कर रहे हैं, वो तो सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर है। क्या फिर प्रोस्पेक्टस की अप्रूवल की जरूरत होगी? प्रोस्पेक्टस ही नहीं है तो अप्रूवल की जरूरत कहां से आ गई? तो इन केसेस में शेयर तो इशू होंगे, अप्रूवल फ्रॉम कमीशन रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों रिक्वायर्ड नहीं है? भाई प्रोस्पेक्टस ही नहीं इशू हो रहा तो अप्रूवल कहां से आ गई? लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह नहीं पूछेगा, बताओ वो कौन से केसेस हैं जब शेयर इशू होंगे लेकिन प्रोस्पेक्टस इशू नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? बताओ वो कौन से केसेस हैं जब शेयर इशू होंगे लेकिन प्रोस्पेक्टस की अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है। तो भाई वो यही केसेस है। और कौन सा केस है? एम्प्लॉय मेंबर को इशू किया, एम्प्लॉइज को इशू किया, राइट इशू हो गया, बोनस इशू हो गया, और प्राइवेट प्लेसमेंट। आपको पता है इसमें शेयर इशू किए जाते हैं, प्रोस्पेक्टस नहीं तो अप्रूवल भी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है भैया मैं जो शेयर इशू करूंगा मैं खुद रेगुलेटरी अथॉरिटी हूं अपने आप में, मैं कमीशन को क्या जानता हूं? कुछ नहीं। क्या अब अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शेयर इशू करने हैं SCCP से अप्रूवल लेने के लिए जाए, वो कहेगा मैं खुद रेगुलेटरी अथॉरिटी हूं, तो इसमें भी अप्रूवल की जरूरत नहीं। और अगर, बल्कि इससे मुझे एक और कंसेप्ट आपको समझाने लगा हूं डिविडेंड का। डिविडेंड की पेमेंट सिर्फ इन कैश हो सकती है कि इन काइंड भी? अच्छा अब ना तो मुझे इन कैश का मतलब पता है ना मुझे इन काइंड का मतलब पता है, आपने बताना है। क्या डिविडेंड की पेमेंट इन कैश हो, इसका यह मतलब है कि जब मेंबर्स AGM में आए तो उन्हें पैकेट बना के 5-5 हजार के नोट डाल के तो पेमेंट कर दी जाए? इन कैश पेमेंट का मतलब ये नहीं होता। ये इसकी कभी इजाजत नहीं होती, इसकी कभी इजाजत नहीं। इन कैश पेमेंट का मतलब क्या होता है? बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए जाएंगे या उनको चेक इशू किए जाएंगे।
ये इन कैश ही है। अच्छा, अगर ये इन कैश है तो इन काइंड का मतलब क्या होता है कि आपको कोई और कैश नहीं, अकाउंट में पैसे नहीं आए, कोई और चीज दे दी जाए और कहा जाए जाओ मार्केट में बेच के पैसे ले लो, और वो और चीज क्या होती है भला? वो एक ही चीज होती है, वो किसी ना किसी के शेयर्स होते हैं। वो नॉर्मली कंपनी के अपने शेयर होते हैं। अगर कंपनी अपने ही शेयर्स को डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर्स को दे दे, इसे क्या कहते हैं? और अगर कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है, उसके शेयर्स भी तो पड़े होंगे। कितने? 2-4 पड़े होंगे कि 50% से ज्यादा होंगे? अगर उसके शेयर उठा के डिविडेंड के तौर पे देना चाहे दे सकती है। उसके लिए क्या प्रॉस्पेक्टस बनाने की जरूरत होगी? क्या कमीशन की अप्रूवल की जरूरत होगी? नहीं होगी। तो इशूड शेयर इन सब्सिडरी एज डिविडेंड। लेकिन ये लिस्टेड कंपनी के लिए है सिर्फ। लिस्टेड कंपनी, सब्सिडरी कंपनी में जो शेयर्स हैं इनको भी डिविडेंड, अपने शेयर तो दे ही सकती है ना, ये सब्सिडरी का जो शेयर है इनको डिविडेंड के तौर पर दे सकती है इन काइंड पे। अब देखिए डिविडेंड का जब टॉपिक पढ़ेंगे ना हम इसी चैप्टर में, उसमें ये कंसेप्ट भी पढ़ेंगे कि डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन इन कैश भी हो सकते हैं, इन काइंड भी हो सकते हैं। तो आपसे पूछूंगा इन कैश का मतलब क्या है, फिर पूछूंगा इन काइंड का मतलब क्या है। तो मतलब समझ आ गया? इन काइंड मतलब शेयर्स की फॉर्म में, इन कैश का मतलब बैंक अकाउंट में। तो ये कंसेप्ट हमें समझ आ गया कि प्रॉस्पेक्टस की अप्रूवल चाहिए किससे? कमीशन से। कितने दिन पहले? बिफोर प्रपोज डेट ऑफ पब्लिकेशन। लेकिन हर शेयर इशू के केस में कमीशन की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। आगे चलें? आगे चलते हैं। कमीशन जो अप्रूवल देगा, कमीशन ने जो अप्रूवल देनी है कितने अरसे के लिए होगी? 60 डेज के लिए। इसका मतलब क्या है कि जिस दिन अप्रूवल दी उसके 60 दिन के अंदर अंदर प्रॉस्पेक्टस इशू करना है, वरना वो प्रॉस्पेक्टस एक्सपायर हो जाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन आउटडेटेड हो जाएगी, फिर नया प्रॉस्पेक्टस बना के नए सिरे से काम करना पड़ेगा। हाँ, अगर किसी वजह से 60 दिन गुजर गए तो ये टाइम पीरियड एक्सटेंशन ली जा सकती है। आपको पता है ना एक्सटेंशन ली जा, हमने पढ़ा था, हमने कहा पढ़ा था कि एक्सटेंशन ली जा सकती है? पावर ऑफ एससीसीबी में, पावर ऑफ रजिस्ट्रार में भी पढ़ा था कि जब जनरल मीटिंग एजीएम कंडक्ट करवानी है उसकी एक्सटेंशन ली जा सकती। कितने दिन के लिए थी? 30 दिन के लिए। रजिस्ट्रार देता था कि कमीशन देता था? दोनों देते थे। हाँ, लिस्टेड कंपनी के लिए कमीशन, अनलिस्टेड रजिस्ट्रार। तो बताइए एजीएम एक्सटेंड करने के लिए परमिशन मिल सकती है, तो प्रॉस्पेक्टस के 60 दिन गुजर जाए इसके लिए एक्सटेंशन नहीं मिल सकती क्या? बिल्कुल मिल सकती है। कौन देगा एक्सटेंशन? सारे मामला जो डील कर रहा है वही एक्सटेंशन देगा, जिसने अप्रूवल दिया वही देगा। वो कौन होगा? कमीशन। तो पीरियड 60 डेज के लिए होती है अप्रूवल, लेकिन ये पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है बाय कमीशन। हाँ, एक होता, अच्छा मुझे खुद बताइए, जो शेल्फ प्रॉस्पेक्टस है वो कितने अरसे के लिए होता है भला? 6 मंथ। तो मैंने मिसाल दी ना यार, खुदा का होकर, वो स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होता है। वो 6 महीने भी हो सकता है, वो साल भी हो सकता है। अगर वो साल के लिए है, मल्टीपल ऑफरिंग करनी है साल के लिए, तो जो कमीशन अप्रूवल देगा, स्टैंडर्ड जो हमारा नॉर्मल प्रॉस्पेक्टस होता है ना, उसका स्टैंडर्ड पीरियड होता है अप्रूवल का 60 डेज। लेकिन शेल्फ प्रॉस्पेक्टस के केस में बताइए स्टैंडर्ड पीरियड लगना चाहिए कि उसकी मल्टीपल ऑफरिंग के लिहाज से पीरियड डिसाइड होना चाहिए। अगर वो 6 महीने में मल्टीपल ऑफरिंग करनी है सारी, तो उसका पीरियड 6 मंथ होगा। 1 साल में करनी है तो उसका 1 साल में होगा। तो शेल्फ रजिस्ट्रेशन या शेल्फ प्रॉस्पेक्टस के केस में ये 60 डेज का पीरियड स्टैंडर्ड नहीं है, लॉन्गर पीरियड भी अप्रूव हो सकता है। यानी शेल्फ प्रॉस्पेक्टस की रजिस्ट्रेशन लॉन्गर पीरियड के लिए भी हो सकती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, उसने कहा prospectus is approved by commission for a period of 60 days. State exceptions to this rule. क्या एक्सेप्शन बताने हैं? पहली तो जो शेल्फ रजिस्ट्रेशन है, शेल्फ प्रॉस्पेक्टस है, ये 60 डेज से ज्यादा अरसे के लिए भी अप्रूव हो सकता है। दूसरी एक्सेप्शन क्या बताएंगे? कि ये रेगुलर पीरियड भी एक्सटेंड हो सकता है बैक में। ये भी एक्सेप्शन ही है एक तरह से। क्लियर हुआ कि नहीं? अगर हमने कोई
चीज राइटिंग में रिकॉर्ड करनी है तो उसके लिए भी एक्सटेंशन मिल सकता है 60 डेज से। राइटिंग के लिए रिकॉर्ड करनी है कोई चीज? मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आई, क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब कि अगर प्रोस्पेक्टस में कुछ अल्टरेशन करना है। हाँ, प्रोस्पेक्टस में अल्टरेशन लिखा है ना, अभी यहाँ लिखना है, अभी इसकी तरफ आता हूँ। बिल्कुल है भाई, है बिल्कुल है, सही क्वेश्चन है आपके जहन में, अभी करते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। पहले तो ये बताइए, क्या ये समझ आ गई अप्रूवल कब देनी? और अप्रूवल ले ली कमीशन से, अब क्या करना है? पब्लिश करना है। पब्लिश कर, प्रोस्पेक्टस पब्लिश करने में और इश्यू करने में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। तो प्रोस्पेक्टस पब्लिश करना है, कहां करना है? न्यूज़पेपर में। कौन से न्यूज़पेपर में? इंग्लिश और उर्दू। और डेली वाले न्यूज़पेपर में, यानी जो रोज छपता हो, एक हफ्ते बाद भी छपता है, वो पता है आपको? अखबार जहां रोज नामचा, रोज नामचा तो नाम में लिखा हुआ है, रोज छपता होगा भाई, मैंने पढ़ा नहीं है। बहरहाल डेली न्यूज़पेपर में हमने ये प्रोस्पेक्टस को पब्लिश करवाना है। फुल फॉर्म में भी करवा सकते हैं, अब्रिज्ड का मतलब होता है समरी फॉर्म में भी करवा सकते हैं। आपने कभी देखा अखबार का सफा पलटा हो, छोटे फॉन्ट साइज में कोई कंपनी का नाम और उसके बारे में हिस्ट्री लिखी होती है? वो बाज़ कभी कभार होता है अखबार में ही छपता है, जब कोई कंपनी, वो होता है कंपनी का प्रोस्पेक्टस समरी फॉर्म में। अगर आप एक कंप्लीट प्रोस्पेक्टस देखें ना किसी कंपनी का, तो वो तकरीबन 100 से 150 सफ़ों के दरमियान होता है नॉर्मली। कमी बेशी पॉसिबल है, लेकिन नॉर्मली 100 से 150 सफ़ों के दरमियान में प्रोस्पेक्टस होता है। अब 100 से 150 सफ़ों का अगर फुल प्रोस्पेक्टस अखबार में छुपाने जाए ना, तो अखबार होगा 10 सफ़ों का, 30 सफ़े होंगे प्रोस्पेक्टस के। तो लॉ ने इसके लिए इजाजत दी कि आप न्यूज़पेपर में फुल फॉर्म में भी अगर अखबार वाले राजी हो जाए, वरना अब्रिज फॉर्म में, समरी फॉर्म में, वो 150 सफ़ों का 15 सफ़ों पे ले आए और उसका फॉन्ट साइज कम करके उसे 1 या 2 सफ़ों पे छाप दे अखबार में। तो पब्लिश करना है विद इन 60 डेज। कहां? डेली इंग्लिश और उर्दू न्यूज़पेपर में। लेकिन फर्ज कीजिए, अगर इधर आपने समरी और प्रैक्टिकली समरी फॉर्म में ही पब्लिश किया, अखबार में पॉसिबल नहीं होता कि फुल फॉर्म में, आप समरी अब्रिज फॉर्म में किया जाता है। तो अगर इन्वेस्टर ने फुल फॉर्म में प्रोस्पेक्टस पढ़ना है, किधर जाए? लॉ ने साथ ही साथ कहा, उसने कहा पब्लिश तो कर दो, साथ ही साथ फुल फॉर्म में सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज अवेलेबल करो, वो भी अवेलेबल करो फ्री में। प्रोस्पेक्टस की कॉपी फ्री में अवेलेबल करो। कहां कहां? अच्छा, आप चले, ये जो लिखा है इसको छोड़े, आप बताएं, आपके ख्याल में, आप इन्वेस्टर हैं, आपने अखबार में पढ़ा प्रोस्पेक्टस छपा है कंपनी का, आप उसका पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ना चाहते हैं, उधर अब्रिज्ड फॉर्म में था पूरा आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कहां कहां होगा? वेबसाइट पे होगा। अच्छा, और उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में होगा, उसके ब्रांच ऑफिस में भी होगा? ब्रांच ऑफिस में जरूरत नहीं है, रजिस्टर्ड ऑफिस में होगा। और कहां होगा? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये क्या होती हैं? ये क्या होती है भाई, एक्सप्लेन कीजिए जरा, हम तो पहली दफा सुन रहे हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं? अच्छा चले, इसको छोड़े। और किधर? बैंक, कौन से वाले बैंक्स में? जहां पे एप्लीकेशन जमा करवानी थी, बैंकर्स के पास होगा, रजिस्ट्रार के पास होगा, कमीशन के पास होगा। वो सारा दिन फिर यही काम करते रहेंगे, क्योंकि वो तो हजारों कंपनीज होंगी पाकिस्तान में, हजारों कंपनी होगी। अब वो हर कंपनी का प्रोस्पेक्टस लेके बैठे होंगे, इन्वेस्टर आए और वो भी आके कहे फ्री में दो, और वो ढूंढ रहे हो यार पाकिस्तान में हमारे पास तो 4000 कंपनी रजिस्टर होने के लिए आती हैं, 5000 पता नहीं किधर पड़ा हुआ है। वो ऐसे करेंगे? रेगुलेटर ऐसे नहीं करता। तो प्रोस्पेक्टस की कोई भी कॉपी आपने ना तो किसी कंपनी के ब्रांच ऑफिस में रखवानी है, ना ही रजिस्ट्रार या कमीशन के पास रखवानी है। हाँ, स्टॉक एक्सचेंज में रखवा सकते हैं। क्यों? असल इन्वेस्टर उधर ही घूमता फिरता है। ठीक है, तो अब देखते हैं लॉ क्या कहता है, किधर किधर होनी चाहिए, क्या चीज वाला?
कॉपी कितने में मिलेगी? फ्री। हालांकि छपवाने में 400-500 का खर्चा लग जाता है, इसका पेज बड़ा अच्छा होता है, प्रिंट ये होते हैं 400-500, लेकिन हमें फ्री मिलेगी क्योंकि कंपनी ने करोड़ों रुपए कमाने भी तो है इसी से। कहां पे प्रोस्पेक्टस की कॉपी अवेलेबल होगी? रजिस्टर्ड ऑफिस में, वेबसाइट पे, स्टॉक एक्सचेंज में, बैंकर्स के पास, इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार के पास। ये शेयर रजिस्ट्रार कौन है? शेयर का ट्रांसफर रजिस्ट्रार। आपको पता है बाद में जब ये शेयर इशू किए जाएंगे तो जो अलॉटमेंट होगी उसमें इसी का तो काम होगा सारा। बैलेटर क्या होता है? जब सब्सक्रिप्शन ज्यादा हो जाए तो जो कुरानंदाजी होती है वो यही करता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इसको बेहतर है सिर्फ याद कर लीजिए, रट्टा लगा लीजिए इसको। ये बेसिकली ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि दूसरी कंपनीज की फाइनेंशियल कंडीशन को वैल्यूएट करती हैं कि मार्केट में इनकी रेपुटेशन कैसी है, फाइनेंशियल रेपुटेशन। ये उधार लेते हैं तो वापस कर देते हैं कि नहीं कर देते, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, तो ये उनको देते हैं ए ग्रेड पोजीशन है, ए प्लस है, ए माइनस है, बी प्लस है, बी माइनस है, इस तरह रेटिंग करते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ठीक है, तो ये इन सब के पास क्या होगा भला? प्रोस्पेक्टस कंपनी का अवेलेबल कर दे। अच्छा अब सुनिए, प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, पब्लिश कर दिया, अब क्या करना है? पैसे यानी सब्सक्रिप्शन शुरू करनी है। क्या शुरू करना है? तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होनी चाहिए, कमेंस होनी चाहिए। अच्छा मुझे बताइए, आज मैंने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया तो आज से ही पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दूं? मैं कहूं जी आज 1 तारीख है, 1 तारीख को हमने प्रोस्पेक्टस पब्लिश कर दिया, अब हम लोगों से एप्लीकेशन लेंगे 3 तारीख से लेके 5 तारीख तक, 3 तारीख से लेके 5 तारीख तक जिन्होंने एप्लीकेशन दे दी सो दे दी। 5 तारीख को, 3 तारीख को सब्सक्रिप्शन, पब्लिक सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगी, कमेंस होगी, 5 तारीख को पब्लिक सब्सक्रिप्शन क्लोज हो जाएगी। बस इसके बाद हम कोई एप्लीकेशन नहीं लेंगे। बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है भला? 1 तारीख को इशू कर रहे हो, 3 तारीख को आपने पैसे लेने शुरू कर दिए, 1 को प्रोस्पेक्टस इशू हो रहा है, क्या इन्वेस्टर 2 दिन में वो सारे का सारा प्रोस्पेक्टस पढ़ लेगा? इसमें रिस्क है कि जल्दी जल्दी में वो प्रोस्पेक्टस पढ़े बगैर ही इन्वेस्टमेंट कर डाले, बाद में उसे एहसास हो ये तो मुझे करनी नहीं चाहिए थे। तो लॉ ने कहा प्रोस्पेक्टस जब आपने पब्लिश कर दिया तो लाजमी है कि आप अपने इन्वेस्टर को थोड़ा सा टाइम दीजिए। कितना टाइम? किस लिए टाइम दीजिए? किस लिए टाइम दीजिए? ताकि वो प्रोस्पेक्टस को पढ़ लें। अच्छा आप बताइए, आप अगर इन्वेस्टर हो, आपको कम से कम कितना टाइम चाहिए? अब वो कोई तो फारग होगा जो 1 दिन में पढ़ लेगा, किसी को ज्यादा टाइम चाहिए। ला ने कहा 7 साल। उस वक्त तक कंपनी क्रिएट हो के प्रॉफिट कमा के बंद भी हो चुकी होगी जब आप फैसला करेंगे इन्वेस्टमेंट करनी है। लॉ कहता है कम से कम 7 और ज्यादा से ज्यादा 30 दिन। ठीक है, ये आपको, यानी आपने जब लोगों से पैसे जमा करने शुरू करने हैं, लीगल लैंग्वेज में पब्लिक सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करनी है, तो कब करनी चाहिए? आफ्टर 7 days बट बिफोर 30 days फ्रॉम इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इशू होने के बाद भाई पब्लिक सब्सक्रिप्शन कब स्टार्ट करनी चाहिए? प्रोस्पेक्टस इशू होने के बाद 7 से 30 दिन के अंदर अंदर पब्लिक सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होनी चाहिए। फिर सुन लीजिए, प्रोस्पेक्टस इशू होने के बाद 7 से 30 दिन के अंदर अंदर पब्लिक सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होनी चाहिए। भाई ये बात समझ आई? अब 7 से 30 दिन इसको आपने जहन में रखना है। अब इसको मुख्तलिफ अल्फाज में बयान किया जा सकता है, जैसे यूं भी कहा जा सकता है पब्लिक सब्सक्रिप्शन शुड स्टार्ट आफ्टर 7 to 30 days ऑफ इश्यूएंस ऑफ प्रोस्पेक्टस। पब्लिक सब्सक्रिप्शन शुड, इसे ऐसे भी कहा जाता है पब्लिक सब्सक्रिप्शन शुड स्टार्ट एट लीस्ट 7 days बट नॉट लेटर देन 30 days आफ्टर इश्यूएंस ऑफ प्रोस्पेक्टस।
ये जो 7 to 30 डेज की रेंज है ना, ये तो 7 से 30 लिखा, आपको फौरन समझ आ गया। जब लॉ बनाते हुए लिखते हैं ना, वो ऐसे नहीं लिखते 7 to 30, उन्हें इससे टेंशन नहीं होती किसी को समझ आता है कि नहीं आता। वो कहते हैं हम अपने लीगल स्टाइल में लिखेंगे। लीगल स्टाइल क्या है कि एट लीस्ट 7 डेज बट नॉट लेटर देन 30, यानी कम से कम 7 दिन बाद, लेकिन 30 दिन से ज्यादा डिले ना हो, तब आपने पब्लिक सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करनी है। ये बात समझ आई? अच्छा, एक और तरीका भी है मुश्किल करने का। वो क्या? एक है, मैं देखिए असूली तौर पे हमें टाइम के ऑर्डर में चलना चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कि पहले प्रॉस्पेक्टस इशू होगा, उसके 7 से 30 दिन में पब्लिक सब्सक्रिप्शन शुरू हो। तो क्वेश्चन यूं होना चाहिए कि पब्लिक सब्सक्रिप्शन कब स्टार्ट होगी, और इसका जवाब क्या होना चाहिए? इशू के 7 से 30 दिन बाद। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछेगा वो? प्रॉस्पेक्टस कब इशू होना चाहिए, और इसका जवाब क्या देगा? पब्लिक सब्सक्रिप्शन के 7 से 30 दिन पहले। अब कंसेप्ट वही है, उल्टा कर गया वो। तो इसीलिए केस स्टडी सॉल्व करते हुए इस तरह के अल्फाज से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो हमने आपके लिए आसान 7 to 30, आपने इसी को याद करना है। जो स्टूडेंट ICAP की बुक पढ़ रहे हैं ना, उसमें उसने लीगल लैंग्वेज को एज इट इज लिखा हुआ है। घूम फिर के प्रोविजन फिर भी यही बनती है 7 से 30 दिन, लेकिन वो स्टार्ट पहले करेगा सब्सक्रिप्शन से उल्टा, और फिर कहेगा एट लीस्ट 7 बट नॉट लेटर देन 30। वो स्टूडेंट कैलकुलेट करता रहता है एट लीस्ट का क्या मतलब है और नॉट लेटर देन का क्या मतलब है। ठीक है, तो सिंपल भाई, पब्लिश किया प्रॉस्पेक्टस, उसके 7 दिन बाद और 30 दिन से पहले पहले पब्लिक सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करो। इतना कंसेप्ट, इतनी सी जान है कंसेप्ट में। भाई क्लियर हो गया? अच्छा, अब 2 चीजें। क्या प्रॉस्पेक्टस में अगर कोई टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखी गई है उसको वेरी कर देना चाहिए? जैसे क्या मतलब? हाँ बिल्कुल, ये एक डायरेक्टर है, प्रॉस्पेक्टस में लिखा हुआ है जी हमारे जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो हर महीना 10 रुपए सैलरी लेंगे। इन्वेस्टर ने पढ़ा, उसने कहा ओहो, इतने बेगर्ज बेलोस डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, ये तो कंपनी को इंतहाई तरक्की दिलवाएंगे, इनका तो अपना कोई जाती मफाद ही नहीं है। प्रॉस्पेक्टस में ये लिखा, जब पैसे आ गए उसके बाद प्रॉस्पेक्टस की टर्म्स को वेरी कर दिया। क्या कर दिया भाई? 10 रुपए की बजाय महाना सैलरी होगी 10 लाख। भाई ये करना चाहिए? मशहूरी कोई और कर दी, बाद में टर्म्स को वेरी करना चाहिए? वो कहता है जी कमीशन की अप्रूवल के बगैर नहीं कर सकते आप, कमीशन की अप्रूवल के बगैर नहीं कर सकते। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब अगली एडवर्टीजमेंट की बात सुनो। एक है प्रॉस्पेक्टस पब्लिश हो गया, पब्लिश एक दफा करवाना है, अखबार में करवा दिया, लेकिन बाद में आप वक्तन फवक्तन क्या ऐड दे सकते हैं? भाई हमने प्रॉस्पेक्टस इशू किया हुआ है, जाके उसको पढ़ के अप्लाई करना है तो कर लो। जैसे होता है 2 दिन रह गए, 1 दिन रह गया, चंद घंटे रह गए, इस तरह के करते हैं ना। क्या इस तरह की एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं? कहता कर सकते हैं, लेकिन जब तक नहीं करनी जब तक आपने प्रॉस्पेक्टस इशू ना किया हो और वो लोगों के लिए अवेलेबल ना हो। भैया क्या मतलब? आप मैनेजमेंट में या मार्केटिंग पढ़ेंगे ना, तो उसमें मार्केटिंग की 2 स्ट्रेटजीज होती हैं, एक होती है पुश स्ट्रेटजी, एक होती है पुल स्ट्रेटजी। फर्क क्या होता है? मार्केटिंग का एक तरीका ये होता है भाई जो प्रोडक्ट आपने मार्केटिंग करनी है ना, मार्केट में उस प्रोडक्ट को रखवा दो स्टोर्स पे और टीवी पे इश्तिहार चला दो, लोग आएंगे इंप्रेस होके चीज खरीदेंगे। एक तरीका ये सीधा। एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है कि मार्केट में प्रोडक्ट ना भेजो, भी गोदाम में रखो, एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दो। लोग एडवर्टाइजमेंट को देख के इंप्रेस होंगे और वो ढूंढना शुरू कर देंगे प्रोडक्ट किधर, उनको कहीं प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। तो मार्केट में एक सस्पेंस क्रिएट हो, इतनी अच्छी प्रोडक्ट किधर है, एक डिमांड क्रिएट होगी, एक हवा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, किधर है डिमांड? ये मशहूरी का भी एक ये भी तरीका होता है। और बाद में जब हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक लोग में ये तजस्सुस बढ़े प्रोडक्ट, तो उसके बाद प्रोडक्ट मार्केट में फेंको, लोग एकदम उड़ के पड़ेंगे उस प्रोडक्ट को। ये भी एक तरीका है। अब वो ये कहता है, ये दोनों चलते हैं हम मार्केटिंग में, एडवर्टाइजमेंट में। यहां पे ऐसे भी क्या कह रहा है? कह रहे हैं आपने दूसरे वाला तरीका नहीं अडॉप्ट करना,
ये ना हो आप ये कह रहे हो हम प्रोस्पेक्टस इशू करने जा रहे हैं, प्रोस्पेक्टस किधर है, प्रोस्पेक्टस नहीं कहीं मिले ही ना। कहते हैं एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, लेकिन एडवर्टीजमेंट कब करनी है, जब प्रोस्पेक्टस आप इशू कर चुके हो और वो लोगों के लिए अवेलेबल हो। ये ना वो पागल होते फिर प्रोस्पेक्टस है किधर उधर, आप मशहूरी कर रहे हैं और वो ढूंढते फिर मिले ही ना। नहीं, एडवर्टीजमेंट का पॉइंट क्लियर हो गया, टर्म्स का पॉइंट क्लियर हो गया, प्रोसीजर सारा क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना भला, पास्ट पेपर, गुड, शाबाश। अलाइनमेंट होगी आपकी लॉ के साथ, आ जाए फिर आप। नहीं, कल वाले कोई क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, कल वाले भी कर लेते हैं, 6 से है ना, 16 से कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन 16, डिफाइन प्रोस्पेक्टस विद रेफरेंस टू कंपनीज एक्ट। तो बता देंगे प्रोस्पेक्टस क्या, डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम जनरल पब्लिक, क्लियर। और फिर नहीं लिखेंगे वो जिसकी वजह से फेल होते हैं, एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन है, वो नॉन बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी वाली, सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वाली, वो बात लिखनी है। एक्सेप्शन और कंडीशन कंसेप्ट का हिस्सा होती हैं, पूछे ना पूछे लाजमी लिखनी होती है। क्या बताया मेरे भाई, एक्सेप्शन और कंडीशंस कंसेप्ट का हिस्सा होती हैं। क्वेश्चन 17, कैन द प्रमोटर्स ऑफ ए कंपनी इश्यू प्रोस्पेक्टस बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। कंपनी एग्जिस्ट नहीं करते, कहने हाँ उसके बाद इनकॉर्पोरेशन के बाद कर सकती है, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कर सकती है। 18, कैन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इश्यू प्रोस्पेक्टस। बिल्कुल भी नहीं, वो बाय आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्शन है, उसके ऊपर जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती। आप आर्टिकल्स का रेफरेंस दे देना, आपने सिर्फ नो लिख के नहीं आ जाना, उसको बताना है बाय आर्टिकल्स इस पे रिस्ट्रिक्शन है, जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकती। 19, एक्सप्लेन द टर्म सेल्फ रजिस्ट्रेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस। बता सकते हैं सेल्फ रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, कीवर्ड्स क्या लिखने हैं आपने, मल्टीपल ऑफरिंग, स्पेसिफाइड पीरियड, स्पेसिफाइड कंडीशन। ये कीवर्ड लिखेंगे फिर सेल्फ प्रोस्पेक्टस बनेगा, वरना नॉर्मल प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन बन जाएगी, वो नहीं लिखनी। जी मल्टीपल ऑफरिंग है वो हमने सिंगल डॉक्यूमेंट के ऊपर, हाँ मल्टीपल ऑफरिंग सिंगल डॉक्यूमेंट पे जाएंगी, यही तो बेनिफिट है सेल्फ रजिस्ट्रेशन का, ये सेल्फ प्रोस्पेक्टस का सिंगल डॉक्यूमेंट ही रहेगा। उसी एक डॉक्यूमेंट के ऊपर आप बहुत दफा शेयर इशू कर रहे होंगे। हाँ, लेकिन अगर कभी कोई चेंज आ जाता है इंफॉर्मेशन में, तब आपको एक दूसरा डॉक्यूमेंट भी इशू करना पड़ेगा, छोटा सा, हाँ सप्लीमेंट। क्वेश्चन 20, under the provision of Security Act 2015, no person shall make a public offer of securities unless the Commission has approved the prospectus submitted by the issuer or offerer of the securities. Discuss the exception to the above provisions of Securities Act. कौन से वाले, ये वाले ना, अच्छा ये वाले, हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा 4 नंबर है तो मैं 4, 1 2 3, बल्कि फैमिली मेंबर भी है साथ में, 1 2, इसके फैमिली मेंबर 3, इसके फैमिली मेंबर 4, बस काफी है। नहीं भाई सारे लिख दे, कितना टाइम लगेगा, 5-6 मिनट में सारे लिखे जाएंगे। तो एक्सेप्शन सारी लिख देनी, आपने ये एज्यूम नहीं करना। स्टूडेंट क्या करता है, एज्यूम करता है 1 पॉइंट 4 नंबर है, 1 पॉइंट का 1 नंबर होगा, 4 पॉइंट लिखने हैं। मार्किंग स्कीम आती है, पता चलता है कि आधा नंबर था 1 पॉइंट का और 2 नंबर मिले, और कहीं पे एक जरा सी भी गलती हुई तो फारग। तो आपने जब नंबरिंग करनी है मार्किंग प्लान, तो सेफर साइड पे यानी कम मार्क्स एलोकेट करके नंबरिंग कोशिश करनी है, थोड़ा सा ज्यादा लिखा जाए तो वो बेहतर है, ठीक है। कम लिखने के बजाय थोड़ा सा ज्यादा लिखा जाए तो वो बेहतर है। टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल हो जाता है। लॉ में मुझे कोई स्टूडेंट नहीं मिला, शायद ही कोई इक्का दुक्का स्टूडेंट ऐसा हो जो ये कहता हो कि सर टाइम कम था, वो पहले लिख दे, आधा पौना घंटा पहले लिख के फारग हो जाते हैं और पास भी होते हैं। ये काउंटिंग नहीं है कि क्वेश्चन फंस गया तो क्वेश्चन बढ़ा आ गया तो उसका मतलब 10 नंबर के लिए वो पूरा 1 घंटा चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप खुद देखेंगे जब क्वेश्चन वगैरह अटेम्प्ट करेंगे, खुद देखेंगे। इस पेपर में, लॉ के पेपर में टाइम मैनेजमेंट इशू नहीं होता, कंसेप्ट का इशू होता है बस। तो उसमें ज्यादा लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकाउंटिंग में होता है, अक्सर होता है, बड़ा पेपर आ जाता है बाजू का। 21,
Board of Directors of Tanveer Limited, a listed company, has decided to invite general public for the subscription of securities and therefore intends to issue or publish a prospectus. Issue a prospectus, publish prospectus एक ही चीज है ना, बताया था मैंने. क्या इशू कर सकती है तनवीर लिमिटेड? क्यों नहीं इशू कर सकते? लिस्टेड कंपनी है. Under the provision of Securities Act 2015, advise the directors about the time frame within which approval for the issuance of prospectus may be obtained. कब अप्रूवल लेनी है? And the time for which the prospectus may remain valid after approval. 2160. ठीक है. अब ये देखिए गलती कर दी ना. 21 तो चलो ठीक है. Before proposed date, 21 days before proposed date of publication. लेकिन टाइम बताया आफ्टर, तो 60 डेज बताया. क्या गलती की इन्होंने? क्या गलती की इसने? 60 डेज बताया. कोई नहीं बता. एक्सटेंशन का किसने बताना? मैंने. अब केस स्टडी ध्यान से देखिए. रटे वाले क्वेश्चन में फिर भी उलझ नहीं, चलो कोई बात नहीं. केस स्टडी वाली होती है. Explain whether the following decisions of company are in accordance with provisions of Securities Act 2015. पहला डिसीजन, a prospectus has been submitted to commission for approval and at the same time company has decided to issue it to general public. इशू कर सकती है? नहीं कर सकती. जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगी नहीं कर सकते. इसे चाहिए था 21 दिन पहले, जब इशू करना था 21 दिन पहले कमीशन को सबमिट करवाते हैं. अब इंतजार करें. Second, prospectus was approved by Commission on January 23, 2019. Company could not circulate it due to some unavoidable reason, and now company has decided to issue it on April 9, 2019. तो कर सकती है? नहीं कर सकती. 60 डेज के लिए वैलिड है ना? नहीं कर सकती. गलत. कर सकती है प्रोवाइडेड कमीशन से एक्सटेंशन ले ले. आप ये लिखेंगे कि अप्रूवल का पीरियड 60 डेज होता है जो गुजर चुका है, लेकिन ये नहीं लिखेंगे उसके बाद के नहीं कर सकती इशू. तो भाई लॉ ने इजाजत दी, जब एक रास्ता रखा हुआ है तो क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना जी. बाय डिफॉल्ट बता के फिर एक्सटेंशन की बात करें. मैं भी यही कह रहा हूं. आपने सिर्फ बाय डिफॉल्ट बताया, एक्सटेंशन नहीं है. मैं यही तो आपकी ट्यूनिंग करना चाहता हूं कि बाय डिफॉल्ट आप बता देते हैं मेन प्रोविजन, वो एक्सटेंशन एक्सेप्शन की तरफ आपको धक्का दे के लेके जाना पड़ता है. वो आप खुद से नहीं जाते. इसलिए मैं कह रहा हूं. क्लियर होगी ये बात? आगे चलते हैं. क्वेश्चन 23. On 25th February, Badr Limited, in a move to list its shares on Pakistan Stock Exchange, received approval from Commission for the publication of prospectus. अप्रूवल मिल गई. अंडर द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटीज एक्ट 2015. पता नहीं क्या सिक्योरिटीज एक्ट है, लेकिन हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो किसी ना किसी लॉ और एक्ट के मुताबिक ही पढ़ रहे हैं. एडवाइज BL विद रिगार्ड टू द पब्लिकेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस इन द न्यूज़पेपर एंड इट्स प्लेसमेंट ऑन कंपनीज वेबसाइट. बताइए पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर क्या रूल है? न्यूज़पेपर पब्लिकेशन का डेली न्यूज़पेपर होगा, इंग्लिश या उर्दू में होगा, फुल या एब्रिज्ड फॉर्म में होगा. और वेबसाइट पे क्या रूल है? प्रॉस्पेक्टस वेबसाइट पे भी अपलोड किया जाएगा. अच्छा गैस कीजिए कब से लेके कब तक? वेबसाइट पे किस दिन अपलोड किया जाएगा? जिस दिन अप्रूव होगा कि जिस दिन अखबार में पब्लिश होगा? जिस दिन अखबार में पब्लिश होगा. कब तक होगा? क्लोजिंग डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट तक, क्योंकि उसके बाद तो प्रॉस्पेक्टस का मतलब खत्म. उसके बाद प्रॉस्पेक्टस का कोई काम ही नहीं रह जाता सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज होने के बाद. जो शेल्फ होगा वो आपने वेबसाइट पे अवेलेबल रखना है. लेकिन देखिए यहाँ पे क्या शेल्फ प्रॉस्पेक्टस पूछ रहा नहीं जी? दोनों एक एक हो जाए. इंग्लिश और उर्दू एक नहीं. कुछ लोग इंग्लिश समझते होंगे, कुछ उर्दू समझते होंगे. दोनों में एक, यानी एक इंग्लिश आपने सिर्फ एक उर्दू में छाप दिया, इंग्लिश में नहीं छापा तो वायलेशन की. इंग्लिश एंड उर्दू है. 24. आइडेंटिफाई द प्लेसेस वेयर DL इज रिक्वायर्ड टू. DL कोई कंपनी होगी. असल में क्वेश्चन का हिस्सा था तो वो क्वेश्चन का आधा हिस्सा किसी और चैप्टर से था, उधर से हमने रेलिवेंट पार्ट इधर फिट किया, तो वो कंपनी का पूरा नाम कॉपी नहीं हो सका.
तो डीएल बेसिकली एक कंपनी है जो प्रॉस्पेक्टस इशू कर रही है। बताइए इसने कॉपीज कहां पे अवेलेबल करनी है प्रॉस्पेक्टस की? ये सारी लिख देंगे, ये नहीं लिखना, ये लिखने। चलिए ठीक ठीक, बल्कि ये 25 ड्यू लिमिटेड ये वही है, सब प्रिंट होता है, ये उसी का 24 25 एक ही क्वेश्चन था, लेकिन वो केस स्टडी थी इसलिए नीचे ले आए, 24 ऊपर ले आए। ड्यू लिमिटेड डीएल हैज पब्लिश्ड अ प्रॉस्पेक्टस ऑन March 1, 2009. Subscription list is due to open on April 5, 2009. Explain whether the company is in compliance with the provisions of Companies Act 2017 regarding publication of its prospectus. बताइए। वो पूछ रहा है कि प्रॉस्पेक्टस पब्लिश किया 1 मार्च को, सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन की अप्रैल 5 को, तो सही किया कि नहीं किया? तो ठीक किया। सब्सक्रिप्शन कब शुरू होनी चाहिए? पब्लिश के 7 दिन के बाद, 30 से पहले। ये दरमियान में कैसे आएगी? मार्च 1, इसका मतलब है 8 मार्च से लेके 30 मार्च के दरमियान में इसको इशू करना चाहिए था। नहीं समझ आया? वो तो 30 दिन के बाद इशू कर रहा है, 35 दिन के बाद कर रहा है। अच्छा, स्टूडेंट कहने लगा सर ये जो 7 से 30 दिन, ये 30 दिन है, ये प्रॉस्पेक्टस इशू होने के बाद 30 दिन है कि ये 7 दिन खत्म होने के बाद 30 दिन है? प्रॉस्पेक्टस के बाद, ठीक है। उसने कहा सर ये हो सकता है क्योंकि वो भी 30 दिन, नहीं भाई, वो 30 दिन प्रॉस्पेक्टस इशू होने से। क्लियर? अब वो क्वेश्चन जो आपने कर लिया, इसका मतलब प्रॉस्पेक्टस सारा कुछ आपको समझ आ गया। करें स्टार्ट? अलर्ट हैं? चलिए जी, सीट बेल्ट बांध लीजिए। डायरेक्टर्स ऑफ सोलर लिमिटेड SL want to arrange finances for their factory expansion project and have decided to issue 1 million ordinary shares to general public. The directors want the public subscription to commence not later than 7 October 2018. कहते हैं 7 अक्टूबर तक पब्लिक सब्सक्रिप्शन कर दें, ठीक है। मुबीन हु इस कंपनी सेक्रेटरी हैज प्रपोज्ड द फॉलोइंग शेड्यूल फॉर द पर्पस। ये शेड्यूल उसने बताया है। अब शेड्यूल के नीचे कह रहा है सजेस्ट एप्रोप्रिएट रिवीजन इन द अबव प्रपोजल टू ब्रिंग इट इन लाइन विद द प्रोविजंस इन सिक्योरिटीज एक्ट 2015। अब आपने बताना है इसमें क्या कौन कौन सी रिवीजन होनी चाहिए। स्टार्ट करें जी। जहां पे आपको लगे गलत है, कंपनीज एक्ट के खिलाफ है, फोन बोल लेना। कह रहे हैं ऑन 12 सितंबर 2018 कॉपी ऑफ द प्रॉस्पेक्टस शैल बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार जॉइंट स्टॉक कंपनीज फॉर अप्रूवल। कोई इशू है? कमीशन के पास जाना चाहिए, रजिस्ट्रार के पास थोड़े जाएंगे। इसमें रजिस्ट्रार को अंडरलाइन कर लीजिए, ये गलती है। 12 सितंबर को भी अंडरलाइन कर लें। ये अभी फिलहाल तो इसमें कोई गलती नहीं लग रही, लेकिन आगे चल के देखते हैं शायद कोई ऊंच नीच हो इसमें। रजिस्ट्रार वाली गलती तो पकड़ी था हमने, कमीशन को देते हैं अप्रूवल के लिए। फिर फॉर ईज ऑफ एक्सेस द कॉपीज ऑफ द प्रॉस्पेक्टस शैल बी अवेलेबल फॉर मेंबर इंस्पेक्शन एट एसएल्स मेन शोरूम। शोरूम में होने चाहिए क्या? कहां? रजिस्टर्ड ऑफिस में होने चाहिए ना, तो अंडरलाइन करें इसको। फिर द प्रॉस्पेक्टस शैल रिमेन ओपन फॉर इंस्पेक्शन फ्रॉम 28 सितंबर 2018 टिल 4 अक्टूबर एट ए फी ऑफ ₹50। क्या फीस लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, प्रॉस्पेक्टस अवेलेबल उसने किया है 28 सितंबर से 4 अक्टूबर। ये नॉर्मली इस लॉ क्या कहता है, कब अवेलेबल होना चाहिए? डेट ऑफ पब्लिकेशन से, डेट ऑफ पब्लिकेशन से प्रॉस्पेक्टस अवेलेबल कब होना चाहिए? अवेलेबल, ये जहां पे जो आपने खुद बताया था कि प्रॉस्पेक्टस अवेलेबल कब से कब तक होना चाहिए? पब्लिश होने से लेके क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट तक। इस डेट को भी अंडरलाइन कर लें, शायद ये आगे चल के हमारे काम आए। 28 सितंबर से 4 अक्टूबर हम देखेंगे। अगर तो ये हमारा डेट ऑफ पब्लिकेशन से पब्लिक सब्सक्रिप्शन क्लोज होने के दरमियान में वही पीरियड है तो फिर ठीक है। अगर आगे पीछे पीरियड है तो फिर गलत है। एट ए फी और ₹50 तो पकड़ लिया ना आपने, गलती फ्री होना चाहिए। द प्रॉस्पेक्टस वुड बी पब्लिश इन ए पॉपुलर फोर्टनाइटली, अंडरलाइन करें डेली,
उर्दू मैगजीन ऑन 30 सितंबर 2018। ये है हमारी डेट ऑफ पब्लिकेशन, डेट ऑफ इशू, पब्लिश। इस डेट से हमने काउंट करना। अब वो कह रहा है पब्लिक सब्सक्रिप्शन वुड कमेंस ऑन 5 अक्टूबर 2018। अब मुझे बताइए पब्लिश कब हुआ? 30 सितंबर को। तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन कब स्टार्ट होनी चाहिए? 7 दिन के बाद। वो कितने दिन के बाद करवा रहा है? 5 दिन के बाद। तो ये भी गलत है, इसको अंडरलाइन करें। असल में कब होनी चाहिए? 7 अक्टूबर। सितंबर 31 का होता है, 30 का होता है? 30 का होता है भाई, 30 का होता है हमारे यहाँ, 30 का होता है जी। अब सुनिए, अच्छा तो ये साथ, अच्छा अब देखिए, अब उसने डेट ऑफ पब्लिकेशन हमें दे दी 30 सितंबर। बताइए ये अप्रूवल के लिए कमीशन के पास कब जाना चाहिए था? 21 डेज पहले, 9 सितंबर को। वो कब भेज रहा है? इसीलिए आपको अंडरलाइन करवाई थी पहले पॉइंट में 12 सितंबर की लाइन, उसे 21 दिन पहले हाल। अब ये देखिए उसकी साइंस देखिए, उसने इंफॉर्मेशन एक जमीन पे दी है, दूसरी आसमान पे, जिनको हमने मिलाना है। ठीक है, तो उसने ये आगे पीछे किया हुआ है, इकट्ठी इंफॉर्मेशन है, हमें फौरन पता चल जाए। जैसे इसमें पब्लिकेशन की और पब्लिक सब्सक्रिप्शन आगे पीछे थी ना, फौरन हमने एरर आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन ये नहीं कर सके क्योंकि दूर से। भाई क्लियर हो गई है बात? अच्छा, इंस्पेक्शन ये अवेलेबल कब कब होना चाहिए? अब ये 28 सितंबर से 4 अक्टूबर भी तो आपको अंडरलाइन करवाया है ना। अवेलेबल कब से कब तक होना चाहिए? फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन 30 सितंबर से, डेट ऑफ पब्लिकेशन 30 सितंबर ही है ना, कब पब्लिक सब्सक्रिप्शन क्लोज कब हो रही है ये उसने हमें नहीं बताया। तो बेसिकली इसकी ओपन कब होनी चाहिए? 28 सितंबर की बजाय 30 सितंबर होना चाहिए। इसको 28 की, क्यों? क्योंकि प्रोस्पेक्टस कब से अवेलेबल करवाना है? जब से पब्लिश होगा। और पब्लिश कब हो रहा है? 30 से। वो 28 से करवा रहा है अवेलेबल, पब्लिश हुआ नहीं, पहले रखवा दिया उसने अपने शोरूम में। भाई कुछ समझ आए? इस केस को आपने घर जाके दोबारा करना। क्लियर? अच्छा 2 मिनट सिर्फ मुझे दीजिए, आपको कुछ सजेशन देना चाह रहा हूं ऑनलाइन के हवाले से, क्योंकि प्रोबेबली अब जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस होंगी वो ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन क्लासेस को मैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए आपको 2 सजेशन दे रहा हूं। एक तो ये, आपके पास बेसिक आईटी रिसोर्सेज होने चाहिए। बेसिक आईटी रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? आपके पास होना चाहिए कोई लैपटॉप या कंप्यूटर, प्रेफरेबली मोबाइल नहीं। मोबाइल पे ऑनलाइन एजुकेशन इतनी सक्सेसफुल नहीं, इतनी फैसिलिटीज नहीं होती। ठीक है, जो लैपटॉप या कंप्यूटर होता है उस पर ज्यादा ऑप्शंस होती हैं, वो ज्यादा एडवांस मशीन है, उस पर ज्यादा आसानी है, उस पर असाइनमेंट सबमिट भी आपने करवानी है, उस पर टीचर से क्वेश्चन भी पूछने हैं। तो उसके लिए आपके पास मोबाइल या लैपटॉप होना बेहतर है। नहीं तो बेहतर खरीद लें, 20, 25, 30 हजार में आपको एक नॉर्मल सा मिल जाएगा लैपटॉप यूज में अच्छा, तो वो आप यूज कीजिए। अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो आपको बफरिंग फेस करना पड़ेगी, हो सकता है। वैसे अब राइज ने वो न्यू सिस्टम लॉन्च किया, उसमें डाउनलोड भी हो जाता है लेक्चर, तो वो बफरिंग से जान उम्मीद है छोड़ जाएगी, लेकिन फिर भी अच्छा इंटरनेट होगा तो डाउनलोड भी जल्दी हो जाएगा। और तीसरा, कुछ थोड़ी बहुत आईटी स्किल्स आपको आनी चाहिए, जैसे कोई बेसिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना छोटे मोटे, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में आपको 1-2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। और फिर अहम, इससे भी ज्यादा अहम चीज, सेल्फ रेगुलेशन। ऑनलाइन सिस्टम के फ्लॉप होने की जो सबसे बड़ी रीजन स्टूडेंट बताते हैं ना, कुछ रीजन ये भी है कि जी कंप्यूटर वगैरह की एक्सेस नहीं होती, मोबाइल पे देख रहे हैं, उसमें बहुत से फंक्शन अवेलेबल नहीं होते समटाइम्स, और इसी तरह इंटरनेट अच्छा नहीं है। लेकिन जो बड़ी रीजन है ना, जो स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन, आप पूछे ना किसी से, तो कुछ स्टूडेंट ऑनलाइन को बड़ा अच्छा कंसीडर करते हैं, कुछ उसको बड़ा बुरा रेट करते हैं। जो बुरा रेट करते हैं ना, उनमें से अक्सर स्टूडेंट ये कहते हैं, सर हम खुद से नहीं पढ़ पाते, हम सेल्फ रेगुलेशन नहीं हो पाती। हमें चाहिए होता है सर पे हमारे कोई टीचर हो जो डंडा लेके खड़ा रहे, जो रोज पूछता रहे, हाँ भाई आज पढ़ा कि नहीं पढ़ा, असाइनमेंट की नहीं की, टेस्ट नहीं दे तो हमसे पूछे। ऑनलाइन में चूंकि सर पे कोई नहीं होता निगरानी करने वाला, तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है हफ्ता 10-10 दिन एक लेक्चर भी नहीं पढ़ते लेते। तो आपने सेल्फ रेगुलेशन, अगर आप ऑनलाइन से, अब जाहिर है जबरदस्ती है एक तरह से, लेकिन अब पूरे मुल्क में इसी तरह है,
ऑनलाइन सिस्टम में जा रहे हैं तो इससे बेनिफिट हासिल करने के लिए मैक्सिमम आपके पास रिसोर्सेज पूरे होने चाहिए और सेल्फ रेगुलेशन का ध्यान रखना है। आपने खुद से कमिटमेंट कीजिए अपने आप के, मैंने रोज कम से कम 1 लेक्चर तो जरूर देखना है, ठीक है। शुरू में नेचुरल है, कुछ प्रॉब्लम होगी आपको, ये हर जगह पे होता है। जब भी सिस्टम चेंज ओवर होता है ना, प्रॉब्लम जरूर हो, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कंफर्म होगी, ये 100% कंफर्म है कुछ ना, लेकिन वो 3-4 दिन तक होंगी। जब आपका चेंज ओवर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप इंशाल्लाह स्मूथली लेक्चर जो है वो हासिल कर सकेंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। शुरू में चंद एक स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो आपने परेशान नहीं होना है इससे। हमारी टीम भी मैनेजमेंट ने आपके साथ शेयर किया होगा, अवेलेबल आपकी गाइडेंस के लिए। तो सेल्फ रेगुलेशन का खास तौर पे ध्यान रखना है और कोशिश करें कि लैपटॉप या कंप्यूटर को यूज करें ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है।